तो दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी एपिसोड 1 से लेकर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एपिसोड 4 के बारे में। ये एक ऐसा एपिसोड है, यदि आप इस एपिसोड को मिस कर देते तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब कि ये वेब सीरीज का बैकबोन जो है ये एपिसोड 4 ही है। इसमें बहुत सारा कहानी छुपी रही है। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस कहानी का टॉपिक शुरू करते हैं। अब कहानी दिखाया जाता है 1995 को, जहाँ पर शुभेंदु मुखर्जी एक बहुत बड़े कपड़ों के कारखाना में काम करता है, मतलब कि भेष बदल कर। और यहाँ पर हम दो स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं। एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो कि शुभेंदु मुखर्जी को बाहर दुनिया की सारे डिटेल्स प्रोवाइड करता था, और एक आदमी जो आज तक जेल के अंदर कैद है। शुभेंदु मुखर्जी उसे कुछ पर्चियों में कुछ लिखकर उसे जेल के पास भेजता है। उस पर्ची में लिखा रहता है कि हम इतने साल देश की सेवा करने के बावजूद हमारे नाम पर झूठे इल्जाम लगाए गए, जिसमें कि हम अभी तक भी हमारा जो असली चेहरा है दुनिया के सामने नहीं ला सकते। और इस सब के पीछे कौन है अब सब पता जो लग चुका है, और हमें इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ने है। अब देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद प्रदीप शर्मा की मृत्यु हो जाती है और शुभेंदु मुखर्जी उसे मार देते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जो चाय का ठेला लेकर उसके ऑफिस में जाते हैं और एकदम गोली धड़ धड़ करके चलाते, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। कहानी शिफ्ट होती है 2018 को, जहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी अपने फादर का पता लगा चुके हैं, जो कि दार्जिलिंग में रहते थे एक अलग भेष बनाकर। अब वो दार्जिलिंग में पहुंचते ही वो देखते हैं उनके पिता की क्रियाकर्म चल रही है, मतलब कि उनके जो नेक्स्ट फैमिली थे। और ये देखकर शुभेंदु मुखर्जी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी सारे स्कूल कॉलेज जितने भी सारे हैं, मतलब कि आलोका उनकी बच्ची थी, और वो सारे इन्फॉर्म वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ के सारे जो लोग होते हैं वो जो शुभेंदु मुखर्जी के बारे में पॉजिटिविटी ही बात कर रहे थे। वहाँ से पता चलता है कि उनका जो असली नाम है वो शुभेंदु मुखर्जी नहीं था, उनका नाम था आदिनाथ बागची, मतलब कि वो भेष के साथ अपने नाम भी बदल कर रहते थे। यहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी जाता है आलोका के स्कूल पर, और वहाँ के हेडमास्टर बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे फादर बन चुके हैं, मतलब कि उनकी जो आलोका की मॉम है वो तो एकदम कोमा में चले गए उनके स्पाइनल पर गोली लगने की वजह से। और यहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी बोलता है कि जो आदिनाथ बागची ने हमें बोला था कि उनकी कार के एक्सीडेंट की वजह से उनकी स्पाइनल बोन इंजरी हुई, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि गॉन की वजह से। अब ये कैसे हुआ ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। समय के बाद दिखाया जाता है उनकी आईबी टीम के जो लीड ऑफिसर होते हैं हिमांशु, ऋत्विक मुखर्जी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर जो नमन आर्यन की जो इंटरोगेशन चल रहा है उसे ऑनलाइन मीटिंग पर ज्वाइन करने के लिए। और भी वो ऑनलाइन मीटिंग पर ज्वाइन करता है और वो डायरेक्ट सवाल पूछता है कि यहाँ पर जो नमन आर्यन को तो शुभेंदु मुखर्जी को कैसे जानते हो, शुभेंदु मुखर्जी को नहीं जानते तो आदिनाथ बागची को कैसे जानते हो, मतलब कि दो ही नाम एक ही पर्सन। और नमन आर्यन को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलता था, वो एकदम शॉक हो जाता है। और यहाँ पर उनके जो आईबी टीम के जो ऑफिसर जो हिमांशु थे वो एकदम मतलब टेंशन हो जाते हैं, और यहाँ ऋत्विक मुखर्जी बहुत सारा गाली करते हैं। कुछ समय के बाद दिखाया जाता है कि जब नमन आर्यन अपने घर लौटता है और उनके जो टीम के जो लीड होते हैं, मतलब कि हम एपिसोड 2 या 3 में देख चुके हैं, एक जो लेडी है, मतलब कि अभी तक हमें पता नहीं है कि उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब कि वो नमन आर्यन के लीड में है, जबकि वो नमन आर्यन को लीड करता है। नमन आर्यन उनसे पूछता है कि यहाँ पर जो शुभेंदु मुखर्जी कौन है, और फिर से कहानी शिफ्ट होती है अगले सीन पर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शुभेंदु मुखर्जी दो स्ट्रेंजर लोग से बात करते थे। अब तक कि वो कौन है उन्हें पता नहीं चलता। ऋत्विक मुखर्जी को तो जरा सा अंदाजा लगा चुके हैं कि वो उसको वही ही लीड करते थे। उनका जो प्रोग्राम है वो 3 लोगों ने प्रोग्रामिंग किया था, जबकि उनका कोड वर्ड था उईचीता, मतलब कि उईचीता 3 लोग। यहाँ पर वो 3 लोग को बुलाया जाता है और उन्हें बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। वो सारे सब कुछ बताते हैं। वो बोलते हैं कि वो शुभेंदु मुखर्जी वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और वो हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि वो इलीगल धंधे कर रहे हैं, तो हमने उन्हें कभी सवाल नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्हें ज़्यादा जो एविडेंस नहीं मिलता है। ऋत्विक मुखर्जी नमन आर्यन से जो सवाल पूछता है कि मतलब कि शुभेंदु मुखर्जी कौन है, ये सवाल हिमांशु को एकदम नॉनसेंस की तरह लगता है। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उससे बोलता है कि तुम दार्जिलिंग से जल्दी आकर यहाँ पहुँचो, और वो कुछ ग्राउंड स्टाफ को वहाँ पर भेजती है उनकी घर की तलाशी लेने के लिए। लेकिन उनके अब एविडेंस नहीं होने के कारण और यहाँ पर जो आलोका और उनके जो फ्रेंड होते हैं वहाँ पर वो ग्राउंड स्टाफ को अपने घर के अंदर नहीं जाने देते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुभेंदु मुखर्जी को जिन लोगों ने मारा था उनका फोटो वो एक लड़की के पास भेजते हैं, जो लड़की नमन आर्यन को भी लीड करती है। और यहाँ से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि नमन आर्यन और जो शुभेंदु मुखर्जी के मौत के कातिल है वो एक ही लड़की है, जब तक कि वो आज तक न्यूयॉर्क में बैठी रही है।
नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है आलोका के घर पर, जहाँ पर उसकी फ्रेंड आ चुकी थी। मतलब कि हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं जो कि उसकी फुटबॉल टीम की जो उसकी फ्रेंड थी वो यहाँ पर आ चुकी थी। वो यहाँ पर उसे बोलता है कि आलोका के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों लेस्बियन है और उसकी शादी भी हो चुकी है। और यहाँ पर वो लड़के आकर बोलता है आलोका से कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है, तुम और आंटी मेरे साथ यहाँ से चले चलो। लेकिन वो आलोका नहीं मानती और कुछ समय के बाद वो उसे मना लेती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि शुभेंदु मुखर्जी की शांति पूजा आलोका के घर पर चल रही थी और ठीक उसी समय पुलिस वहां पर वारंट लेकर पहुंचता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें घर पर घुसने नहीं देते और यहाँ पर जो ऋत्विक मुखर्जी है वो आता है और आर्मी ऑफिसर की फाइल आलोका के हाथ पर देता है। यहाँ पर पुलिस अपने ताकझाक उनके घर पर शुरू कर देती है और यहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी की माँ आती है और वो शुभेंदु मुखर्जी की फोटो देखता है और उसकी सेकेंड वाइफ को, जो कि देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और यहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी कुछ फाइल ढूंढते ढूंढते वो आलोका को पूछता है कि तुम्हारे घर पर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है। वो बोलता है कि मेरे पास एक लैपटॉप था लेकिन 2 दिन से मैं उस लैपटॉप को देखने के लिए नहीं पाया। मतलब यहाँ पर वो पूछता है कि वो लैपटॉप कौन ले गया और यहाँ पर वो बोलता है कि इस सिचुएशन में मैं उस लैपटॉप का दरअसल ख्याल नहीं रख पाई, कोई उसे ले गया होगा, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा पुराना था। यहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी को लगता है कि उनके आने से पहले कोई इनके घर पर आया था जो कि लैपटॉप अब तक चुरा कर ले चुका है। कहानी जब शिफ्ट होती है रात को, वहाँ पर दिखाया जाता है कि शुभेंदु मुखर्जी के जो दोनों कातिल होते हैं वहाँ पर सारे जो पुलिस आ रही है वहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रहा है वो सारे की सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ के लीड को पहुँचाते हैं, जबकि वो आज तक भी न्यूयॉर्क पर बैठा है। यहाँ पर आलोका जब उसकी आर्मी फाइल पढ़ चुकी है अपनी फादर की, वो यहाँ पर आके ऋत्विक मुखर्जी से पूछता है कि यहाँ पर तुम्हारा भी नाम लिखा है, रिश्तेदार में तुम उनके कौन लगते हो। और यहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी सारे सच बोल देता है। वो बोलता है कि वो भी मेरे पिता थे, तुम्हारी फैमिली से पहले उनकी भी एक छोटी फैमिली थी, जबकि वो 11 सोल्जर को मार कर भाग चुके और वहाँ पर वो आतंकवादी से भी लिंक रख चुके हैं। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ऋत्विक मुखर्जी को भी ऐसा ही लगता है कि उनके फादर भी इस कातिल के असली हकदार है। लेकिन यहाँ पर जो आलोका होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो बोलता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फादर किसके कत्ल भी नहीं कर सकते, ये सर गलत है। मतलब कि आलोका को ये पता नहीं था कि 20 साल से जो शुभेंदु मुखर्जी वो भेष बदल कर उनके घर पर आदिनाथ बागची पर रहते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पर वहाँ का जो फॉरेंसिक जो टीम होते हैं, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि शुभेंदु मुखर्जी की मौत ऐसी तैसी नहीं हुई है, उनको जो होता है वो पॉइजन देकर मारा गया है। और ये सुनने के बाद आलोका एकदम से टूट चुकी है। उसे पता लगता है कि वो सोचता है कि उसके पिता ने जहर खा ली, लेकिन आलोका को ये पता नहीं था कि उनके पिता के गर्दन से सुई लगने की वजह से उनकी पॉइजनिटी हुई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी सारे एविडेंस इकट्ठा कर चुके हैं और वो उसे गाड़ी में रखते हुए निकलता है। ठीक उसी समय गाड़ी एकदम ब्लास्ट हो जाती है और कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। अब हमें ये कहानी पता लग जाएगा कि उनके जो शुभेंदु मुखर्जी जो वाइफ है वो असल में मैरिज करते हैं या नहीं। दिखा जाता है 1997 पर, जहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 4 के फर्स्ट में हम दिखाएगा जो कातिल है जो तक जेल पर कैदी बनकर रहता है उसकी कोर्ट मार्शल आज होने वाला है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है, यहाँ पर शुभेंदु मुखर्जी आता है, वो बोलता है कि मैंने प्रदीप शर्मा को मार दिया। और यहाँ पर वो कातिल बोलता है कि और जो दोनों आदमी उनका क्या, वो बोलता है मैं जल्दी उन्हें मार दूंगा। और यहाँ पर जो कैदी आता है उनका बेल भी एकदम से डिनाइड हो जाता है। मतलब कि हमें यहाँ से पता लग चुका है कि ये बहुत सालों से जेल पर रहे और इसका भी कुछ शुभेंदु मुखर्जी के जैसा स्टोरी है। अब नेक्स्ट टारगेट है शुभेंदु मुखर्जी का शाश्वत, जो कि उन तीनों कातिलों में से एक है। कहानी दिखाया जाता है कि दार्जिलिंग के चाय बगीचे पर, जहां पर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे लेकिन उनका तनख्वाह उन्हें नहीं मिल रहा था और उनका जो लीड होता है वो होता है शाश्वत। और यहाँ पर हमें देखते हैं शाश्वत की बीबी को। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो शुभेंदु मुखर्जी की बीबी से मतलब कि सेकेंड वाइफ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाश्वत उनका जो लीड होता है, मतलब कि उनका जो मैनेजर होता है वो होता है बलवंत राय। और यहाँ पर जब बलवंत राय दार्जिलिंग आता है, वहाँ के सारे वर्कर उनके पास जाते हैं अपने पैसे के लिए कि हमारा पैसा हमें लौटा दो और हमारा तनख्वाह भी बढ़ाओ। इसीलिए जो सारे वर्कर आकर एकदम से भीड़ लगा देते हैं और गलती से बॉडीगार्ड होते हैं उनके गन से एकदम गोली निकल जाता है और एक वर्कर की मौत हो जाती है। और जब वो वर्कर सारे मारने के लिए वहाँ पर उनके ऊपर एकदम टूट पड़ते हैं, वहाँ पर से जो शाश्वत है अपनी बीबी को लेकर निकल जाता है।
मतलब कि उनके साथ एक बच्ची भी है। यहाँ पर हमें बलवंत राय के भागने की रिएक्शन कुछ अलग ही लग रही थी, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में हम जान पाएंगे। और यहाँ पर जब वो बलवंत राय उस रोड से क्रॉस कर रहा था, यहाँ पर जो शुभेंदु मुखर्जी वो एक गन लेकर रास्ते पर खड़ा था, लेकिन उसका निशाना एकदम से छूट गया, जबकि उसके ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन बलवंत राय वहाँ पर से भाग निकला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट में जो आता है शाश्वत अपने बीबी बच्चे को लेकर, वहाँ पर उनके गाड़ी को एकदम से जो बंदूक से उड़ा देता है, जिसके कारण से शाश्वत की मौत हो जाती है। लेकिन उनकी शाश्वत की जो बीबी होता है उसका स्पाइनल एकदम से टूट जाता है और वहाँ पर उसे छोटी बच्ची होती है। और यहाँ से हम हमें एकदम से कहानी क्लियर हो जाती है। जो शाश्वत की जो बीबी और बच्चे थी, जब शाश्वत मर गया तो शुभेंदु मुखर्जी ने उन दोनों को अडॉप्ट कर लिया। और यहाँ पर एपिसोड 4 की कहानी खत्म होती है। तो एपिसोड 5 में और भी बहुत ज़्यादा कहानी छुपी है। तो इस सारी कहानी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।